अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 2। भाई कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ, जो कि चैप्टर 2 का है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है। क्लियर हो गया? तो जनाब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। बोर्ड में कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, लेकिन आपकी बुक में बड़ी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के साथ लिखा हुआ है, तो आप उसके पॉइंट्स बना लें मेरे साथ। क्लियर हो गया? तो जनाब अली, फर्स्ट पॉइंट है। तो फिर वही बात आ गई कि टॉपिक क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। व्हाट इज द टॉपिक? इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कार्बन इज बेसिक एलिमेंट। कार्बन बेसिक एलिमेंट है जानदारों का। अगर जानदारों में बायो एलिमेंट 16 है तो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल कार्बन है। बुनियादी एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है बेटा? फंडामेंटल। पॉइंट 1, बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में क्या होगी? कार्बन मस्ट है बेटा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मस्ट है। तो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं मेरे बच्चों। तमाम 118 एलिमेंट्स, बल्कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं है। यूनिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी? कार्बन की। और अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन हैज सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो कार्बन के पास सेंट्रल पोजीशन है। कार्बन के पास सेंट्रल पोजीशन है इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो कार्बन इज वेरी मच एसेंशियल एलिमेंट। ठीक, तो पॉइंट 1 क्या था? इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज इट हैज सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 2, पुत्र मेरे साथ साथ बुक पर मार्क करना है। पॉइंट नंबर 2, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है कार्बन। गॉट इट? कार्बन कैन रिएक्ट। तो कार्बन कैन रिएक्ट विद मेनी अदर एलिमेंट्स बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। Carbon can react with many other elements by covalent bonding. तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन, अच्छा जी, ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 मेरा बच्चा, टेट्रावैलेंट है जी कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट है। वो कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसके फर्स्ट शेल में K में 2, तो L में कितने बच्चों? 4। तो अगर मैं इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तो वो कितने लिखने पड़ेंगे? 4। तो 4 की कमी है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ये 4 मर्तबा कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहां सिंगल बना सकता है, इधर सिंगल, इधर भी सिंगल और इधर भी सिंगल। तो कार्बन टेट्रावेलेंट बॉन्ड है। कौन सा? टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। तो कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स।
और तो और जब चारों तरफ से बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कार्बन, जब चारों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बहुत ज़बरदस्त स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। क्लियर हो गया? तो पॉइंट 1, कंबाइंस विद 4 एटम्स और रेडिकल्स एट द सेम टाइम। तो जी हां, कार्बन 4 अदद एटम्स या 4 रेडिकल से एट द सेम टाइम कंबाइन हो सकता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। 4 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली, और ये चारों बॉन्ड्स बेटा एक सिमेट्रिकली अरेंज हो जाते हैं। नजर आ रहा है मेरे बच्चों को? इस तरीके से, 1, ये 2, 3 और ये 4 हो गए जनाब। तो ये देखें, ये एक सिमेट्री बनाकर तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा? कंबाइन। तो इस तरह की सिमेट्री को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? टेट्राहेड्रॉन, जो कि पिरामिडल सिमेट्री है। तो जी हाँ, 4 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रॉन, और ये टेट्राहेड्रॉन बड़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। टेट्राहेड्रॉन बड़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया पुत्र जी? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कार्बन एक फेवरेबल एलिमेंट है टू मेक सेलुलर स्ट्रक्चर्स। कार्बन एक फेवरेबल एलिमेंट है टू मेक सेलुलर स्ट्रक्चर्स। चलो जी दोबारा, कार्बन नंबर 1 बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कार्बन की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की सेंट्रल पोजीशन स्केलेटन ऑफ लाइफ है अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन 4 अदद कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। It combines with 4 atoms or radicals and 4 bonds are arranged symmetrically in tetrahedron that is stable configuration में। और तो और कार्बन एक फेवरेबल एलिमेंट है टू मेक सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो पुत्र कार्बन एक फेवरेबल एलिमेंट है टू मेक सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ले जी पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये है कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्टेबल होते हैं। फिर वही बात, टेट्राहेड्रॉन की तरफ फिर इशारा है। टेट्रावेलेंसी देखो ना, जिसको चारों तरफ से सहारा मिल जाए वो स्टेबल ही होगा। तो मेरे बच्चों, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसका जो ठोसपन है, वो इसकी टेट्रावेलेंसी की बदौलत है। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। एंड इट मेक्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, मतलब चारों तरफ से बॉन्डिंग करके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना लेगा, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना लेगा। भाई वो कैसे? पुत्र कार्बन कैटेनेशन शो करता है। क्लास 10th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था कैटेनेशन। कैटेनेशन ये थी कि कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद द एटम लाइक इटसेल्फ। कार्बन अपने ही जैसे एटम कार्बन के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बना सकता है। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड या रिंग्स वाली चेन्स बनाता है कौन? कार्बन। कौन मेरा बच्चा? कार्बन। तो जी हाँ, ये देखो कैटेनेशन क्या है? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। लंबी लंबी क्या बना सकता है बेटा? चेन्स। अच्छा भाई वो कैसे? तो ये देखो, आपकी किताब में पहली एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन की है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिखकर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना देना है, और हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जी हाँ,
जिसमें 6 कार्बन्स होंगे वो हेक्स आ गया उसका प्रीफिक्स। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम पढ़ चुके हैं, आगे सुफिक्स क्या आएगा, एन। और अगर स्ट्रेट चेन है तो आप उसको नॉर्मल हेक्सेन कह दोगे। बुक पर नेम लिख लें, नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर हो गया? जो बॉन्ड्स बच गए हैं उन सब के साथ एच लगा ले। तो मेरा बच्चा, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, खासकर हाइड्रोकार्बन में, या तो कार्बन अपने जैसे एटम कार्बन के साथ कनेक्टेड है, या तो कार्बन अपने जैसे एटम कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और अगर उसका बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं, और अगर कोई उसका बॉन्ड कार्बन से नहीं बना हुआ तो वहां पर स्टॉपर के तौर पर कौन है जी, हाइड्रोजन एटम है। तो जी हां, कैटेनेशन हुई है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स बने हैं, और ये अनब्रांच्ड चेन है। कौन सी चेन है? अनब्रांच चेन है, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। अब इसी तरह अगर एक कार्बन होता तो क्या था, मीथेन, 2 ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन। ओ गॉड, कार्बन का इजाफा कराओ, कार्बन का इजाफा कराओ, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाओ, तो बुतर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है। कैसे? कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, एक कार्बन का भी इजाफा हुआ कंपाउंड दूसरा है, विद न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका वो कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट है। गॉट इट? तो ये थी एग्जाम्पल पहली, नॉर्मल हेक्सेन की। अब हम पढ़ते हैं कि कार्बन के एटम्स आपस में लिंक होकर और रिंग्स भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं मेरा बेटा? रिंग्स। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कर दें, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कर दें। मैं फिर कहता हूं, इसकी डिटेल आप लोगों ने अपनी मैट्रिक में पढ़ी हुई है, लेकिन ये बायोलॉजी है, अब इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आपकी किताब में है, ठीक है? दोबारा ज़रा मेरी शेप खराब हो गई थी। 1 2 3 4 5 और 6 नजर आ रहा है जी? 6 कार्बन के एटम्स, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, डन। बेंजीन रिंग वो है बेटा जिसमें कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर फिर एक डबल बॉन्ड। तो 3 अदद डबल बॉन्ड्स हैं और 3 अदद सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक, तो ये रिंग की, ये किसकी एग्जाम्पल है मेरा बच्चा? रिंग की एग्जाम्पल है। अब सुनो, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस कार्बन के 1 2 3 1 बच गया, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इस तरह मेरे बच्चों ने रिंग बनाया है बेंजीन का, जिसका फॉर्मूला C6H6 है, C6H6 है। इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी बेटा, रिटन प्रैक्टिस। बल्कि मैं तो कहता हूं पॉज करो, 2-3 दफा बनाना सीखो। डन। और अब आया लास्ट एग्जाम्पल, इसकी चिंग्स, और चिंग्स कह रहा हूं रिंग्स, चेन्स, चेन ब्रांच हमने नहीं अभी तक पढ़ी, अनब्रांच हमने कर ली। हमने अनब्रांच की एग्जाम्पल कर ली, नॉर्मल हेक्सेन, और उसके बाद हमने रिंग की प्रैक्टिस कर ली, दैट इज बेंजीन। और अब हम ब्रांच की बात करने लगे, ब्रांच। तो जनाब इधर देखें, इधर देखिए। अच्छा भाई, ब्रांच चेन 1 2 3 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड्स,
चूंकि कार्बन चारों तरफ से अपने जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसका नाम क्या है? कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है बेटा? कैटेनेशन। कि कार्बन कैन मेक बॉन्ड्स विद द एटम्स लाइक इटसेल्फ। ठीक, तो 4 मैंने बना दिए। अब बच्चों हर कार्बन के 4 वैलेंसी ना, टेट्रावैलेंसी 1 है, तो कितने की कमी? 4 में से 1 है, 3 की कमी, CH3। 3 की कमी या इस तरह बना लो, H H एंड H, या तो यूं लिख लें ओपन फॉर्म में या इस तरह बंद करके लिख लें। तो यहाँ H3 और यहाँ भी कितने आ गए? H3। डन। तो हम लोग फिर इसको भी बंद करके लिख लेते हैं। लो पुत्र, ये थी ब्रांच चेन की एग्जांपल। इसका नेम है नियोपेंटेन। क्या नेम है पुत्र? नियोपेंटेन। बुक में नेम्स लिख लो, नेम्स नहीं दिए। एनी प्रॉब्लम हो यहां तक? लो जी, पॉइंट नंबर 8 तक मैंने अपने बच्चों को करवा दिया है। तो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस वजह से? ब्रांच अलग किस्म के कंपाउंड्स, अनब्रांच्ड अलग किस्म के कंपाउंड्स। अब अगर यहाँ पर इसमें कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना दूंगा 5 कार्बन्स की, तो वो अलग कंपाउंड होगा। तो नॉर्मल पेंटेन अलग, नियोपेंटेन अलग, आइसोपेंटेन अलग। पुत्र आइसोमेरिज्म और कैटेनेशन की वजह से वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। कौन? कार्बन। ठीक, अब मैं पॉज करने लगा वीडियो और मैं अब नया बोर्ड भरने लगा हूँ। इससे आगे की चीज़ें आप भी उतनी देर तक मेरा बच्चा पॉज करके इन 3 फार्मूलाज की, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की प्रैक्टिस करना है। सिया जनाब, मैं वापस आ चुका हूँ। लो मेरे बेटों, अगला पॉइंट है जी कि कार्बन अपने ही जैसे एटम कार्बन के साथ तो कंबाइन होता ही है, लेकिन कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के एटम से भी कंबाइन होता है। दूसरे एलिमेंट्स के एटम से भी कंबाइन होता है। भाई वो कैसे? तो जी हाँ, OCHNCAP याद है ना? अब उसमें आपने C को तो निकाल दिया क्योंकि C को इनके साथ मिलाना है, तो OHN आ गया। OCHN, OHN, कैल्शियम को निकालकर P रखो, OHNP और S। तो जी हाँ, कार्बन ज़्यादातर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ बेशुमार बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन कैन इजीली कंबाइन विद दीज एलिमेंट्स OCHNPS। क्या? OCHNPS क्या? देखा CC कर जा रहा हूं, OHNPS। तो कार्बन को आपने OHNPS से मिला दिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसी मेरा बच्चा। अब कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी तो मिल सकता है ना, जितने बायो एलिमेंट्स उन सबके साथ कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन कंबाइंस विद दीज, कार्बन इनके साथ प्लस अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी 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 important short question. What is the significance of CH bonds? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगला अपनी किताब पर मार्क करें कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बड़ी अहमियत है आपस में। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड्स के, इन बॉन्ड्स के अंदर ढेर सारी क्या कैद हुई हुई है? एनर्जी कैद हुई हुई। ढेर सारी क्या हुई हुई मेरे बच्चों? एनर्जी कैद हुई हुई है CH बॉन्ड्स में। तो CH बॉन्ड्स में कैद शुदा एनर्जी, स्टोर शुदा एनर्जी, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है जी कौन? CH बॉन्ड्स। तो जब कोई केमिकल एक्टिविटीज होनी होती है तो इन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी निकाल ली जाती है। तो जी हाँ, ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स को तोड़कर हम एनर्जी निकालते हैं रेस्पायरेशन में। किसमें मेरा बच्चा?
रेस्पिरेशन में, तो पता लगा कि CH बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा क्या छुपी होती है, एनर्जी, एंड इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर केमिकल एक्टिविटीज। डन बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, दैट इज CO बॉन्ड्स के क्या क्या अहमियत है। तो जनाब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की भी बड़ी अहमियत है। पूछे क्यों? ये मेरा बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोमर्स को जोड़ जोड़ कर देखो, दो मोनोमर्स जुड़े हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो बनेगा डाइमर। इसी तरह ढेर सारे ग्लूकोज जुड़ जाएं तो उन्हें बोलोगे पॉलीमर। तो ढेर सारे मोनोमर्स को जोड़ता है, किसके मोनोमर्स? कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स को। कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोसैकेराइड्स को अगर कोई डाइसैकेराइड बनाता है और डाइ से कोई ट्राई या ओलिगो से कोई पॉलीसैकेराइड्स बनाता है, तो वो कौन से बॉन्ड्स हैं? वो हैं CO बॉन्ड्स। और CO बॉन्ड्स को ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस कहते हैं। तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, इसकी डिटेल आएगी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको इसी बोर्ड पर बनाने सिखाऊंगा। तो मेरा बच्चा CO बॉन्ड्स की क्या अहमियत है कि इट गिव्स स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये ना मैं CH2 हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स का लिख देता होता हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कि अगर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर सेल्यूलोज बना रहे हैं, डन या स्टार्च बना रहे हैं, तो पता लगा कि उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को किसने जोड़ा हुआ है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ने जोड़ा हुआ है, जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? पुत्र जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड्स? कि कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड की क्या सिग्निफिकेंस है? तो जी हाँ, ये पुत्र अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है। हमने 10th में पढ़ा भी था, पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या है? दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड्स? विच कनेक्ट टू अमीनो एसिड्स टुगेदर। तो जब अमीनो एसिड्स की भी ढेर सारी पॉलीमर बनेगा तो उसको बोलोगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है जिसके अंदर ढेर सारी अमीनो एसिड्स हो। तो जनाब कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स के अंदर लिंकेजेस बनाती हैं टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बिल आखिर क्या बना देती हैं जनाब? प्रोटीन्स। तो जी हाँ, CH बॉन्ड्स पोटेंशियल एनर्जी रखती हैं अपने अंदर, CO बॉन्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं, और CN बॉन्ड्स प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स को आपस में बांध के रखती हैं। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे। CN बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं, CO बॉन्ड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि CH बॉन्ड्स जो है वो अपने अंदर एनर्जी को जखीरा करते हैं। अगला आया जी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हेडिंग देते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, दीज आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं भाई? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना देगी? सेल्यूलोज। पुत्र फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना देंगे? फैट्स। और अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना देंगे? प्रोटीन्स। तो पता लगा सेल्यूलोज, फैट्स और प्रोटीन्स ये सारे के सारे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मुराद के दे आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। डन। अब ये याद रखना बेटा कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। शायद यही वजह है कि आपकी जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन इट।
तो जब सेल की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होगी तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, तो जब पानी में डिसॉल्व नहीं होगी तो मज़ेदार स्ट्रक्चर, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स मज़ेदार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके सेल के कंपोनेंट, सेल के कंपार्टमेंट, सेल्स बनाने के लिए बेहतरीन मॉलिक्यूल्स हैं। कौन? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो ना, मैं एक प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में अगर पानी डालूं तो अगर वो शॉपिंग बैग ही पानी के अंदर घुल जाए तो मेरा तो पानी सारा वेस्ट हो गया। इसी तरह याद रखें, अगर मैं स्टील के ग्लास में पानी पी रहा हूं तो मुझे ये इल्म है कि स्टील पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो अब मैं नमक का ग्लास बना लूं तो वो उस ग्लास में पानी डालूंगा, नमक सारा घुल जाएगा। गॉट इट? तो पता ये लगा कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हैंस they are excellent for making structure of cells. Macromolecules are excellent building blocks of what? Structure of cells. Structure of cells. फिर मेरा बच्चा, जो large molecules हैं, जो macromolecules हैं, macromolecules example cellulose, they store small molecules like glucose. Done? तो जैसे मैं शुरू से बता रहा हूं कि सेल्यूलोज के अंदर बेशुमार छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल यूनाइट टुगेदर टू मेक व्हाट? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल स्टोर्ड है। तो पता लगा मैक्रोमॉलिक्यूल स्टोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर कैद है? सेल्यूलोज में। इजी मेरा बच्चा? एंड यस, यहां पर एस मिसिंग है जी रिस्पॉन्सिबल में। और हाँ, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन। प्रोविजन मतलब प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी टू द बॉडी। तो अगर माइक्रो मॉलिक्यूल से बॉडी को एनर्जी मिलती है तो फिर मैक्रो की मेहरबानी के उसने एनर्जी प्रोवाइडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपने अंदर जमा किए हुए हैं। मैक्रो ने स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपने अंदर जमा किए हुए, मैक्रो ने जखीरा किए हुए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? और अब लास्ट हेडिंग आई थी टॉपिक की, एंड दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन सी मॉलिक्यूल्स ही? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जनाब, माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और किस में मौजूद होते हैं? मैक्रो के अंदर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। तो ग्लूकोज किस में? पॉलीसैकेराइड्स में। अमीनो एसिड्स किस में? प्रोटीन्स में। फैटी एसिड्स किस में? लिपिड्स में। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ऊपर के ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स दे सर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स तुरंत टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर ये एनर्जी ना प्रोवाइड कर रहे हो तो माइक्रोमॉलिक्यूल सब यूनिट्स हैं किसके? मैक्रोमॉलिक्यूल्स के। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं मैक्रो के अंदर। तो जी हाँ, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के सब यूनिट्स कौन है? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। डन? कुछ माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल। फौरन से पहले इमीडिएटली टूटकर ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी। तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स तुरंत टूटकर हमें एनर्जी फराहम कर देते हैं। क्या फराहम कर देते हैं मेरा बच्चा? एनर्जी। एग्जाम्पल एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी एग्जाम्पल आ गई। तो जी हाँ, एटीपी एक ऐसा माइक्रोमॉलिक्यूल है जो तुरंत टूटकर हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। डन? तो जनाब, ATP is the source of energy for cellular metabolism. ATP is the source of energy for cellular metabolism. इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 फिनिश हुआ। अगले लेक्चर में मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा और वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ। जानदारों के लिए पानी की क्या अहमियत है, कई दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ये वाला भी और वाटर वाला भी। ठीक है मेरा बच्चा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज़।